हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th की साइंस का हमारा कुछ रिएक्शंस हो चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का, वहां से हम देखते हैं। तो हमारे पास है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। सारे जो एसिड जो अम्ल होते हैं और जो क्षार होते हैं उनमें क्या समानताएं होती हैं, ये हमको देखना है। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं एसिड्स के, जैसे ग्लूकोज, ये भी एसिडिक होता है, अल्कोहल, ये भी एसिडिक होता है, और हमारे पास दो और एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनमें क्या कॉमन होता है एसिड और बेस में, और सारे एसिड्स में आपस में क्या कॉमन होता है वो देखते हैं। तो हमारे पास जैसे HCl है, तो HCl हम एक अरेंजमेंट यहाँ पे बनाते हैं, जैसा फिगर में आपको दिख रहा है। वहां पे वो जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है वो डाइल्यूटेड एसिड है। जब वो जो पूरा अरेंजमेंट दिखाया गया है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे रखा गया है और अगर ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, तो यहाँ पे एक हम अरेंजमेंट बनाते हैं, यहां से हम करंट देंगे और करंट इस सॉल्यूशन से होकर के इस तरफ निकल जाएगा। तब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन हुआ ये एक कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। तो वही हमको वहां पे दिखाया गया फिगर में कि जो हमारे पास दो कीले हैं और डाइल्यूट एसिड है, फिर जब करंट फ्लो किया जा रहा है तो वो बल्ब ग्लो कर रहा है। ग्लो करने का मतलब कि उस सॉल्यूशन में, अब सॉल्यूशन में जो अंदर कहीं भी वो टच नहीं है, लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रही है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि सॉल्यूशन जो है वो एक कंडक्टर के जैसा काम कर रहा है। अब कंडक्टर के जैसा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है, तो वो उसने कंडक्टर के जैसा काम क्यों किया, तो उसके लिए अब जब कहीं पे भी करंट फ्लो होता है तो चार्जेस जो होते हैं उनका फ्लो होता है। तो चार्जेस को ले जाने के लिए हमको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो वो क्या होते हैं, वो आयंस होते हैं। तो जब डाइल्यूट किया जाएगा इस एसिड को, तो ये दो हिस्से में टूट जाएगा, H प्लस में और Cl नेगेटिव में। तो यही H प्लस और Cl नेगेटिव आयन वहां पे करंट को फ्लो करने में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए वहां पे करंट फ्लो हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो एसिड है वो है H2SO4। इसमें भी जब ये ब्रेक होगा तो ये 2H प्लस में और SO4 माइनस 2 में ब्रेक हो जाएगा। तो जो भी एसिड्स होते हैं, मतलब यहाँ पे पूरी बात की समरी ये है, अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, उसको छोड़ो, जाने दो, किसी काम का नहीं है। हमको ये देखना है कि जो भी एसिड्स होते हैं उनमें H प्लस आयन कॉमन होता है सारे एसिड में। तो बस इस सब बातों को छोड़ो, बस क्या देखना है कि जो भी एसिड होगा उसमें H प्लस आयन जरूर होगा। इतनी बात याद रखनी, इतनी काम का है हमारे। अच्छा, तो फिर ये जो ग्लूकोज होता है और अल्कोहल होता है, ये एसिडिक नेचर क्यों नहीं शो करता है? तो एसिडिक नेचर तभी शो करेगा जब H प्लस आयन रिलीज करेगा। अब ये दोनों कर ही नहीं रहा है, तो काहे को एसिड बोलेंगे हम इसको? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर यही मिलता है कि एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा इन टेक्स्ट में, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक नेचर क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि वो H प्लस आयन रिलीज नहीं करते हैं, इसलिए नहीं शो करते हैं। बहुत माइन्यूट लेवल पे वो डिसएसोसिएट होते हैं, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। सेम वही चीज हम बेस के लिए देखते हैं। तो बेसेस हमारे पास NaOH मान लेते हैं, हो जाता है। इसका जो भी सॉल्यूशन होगा ये भी करंट को फ्लो करेगा। तो जैसे यहां पे हमारे पास एसिड में, सारे एसिड में H प्लस जरूर रहेगा, कुछ रहे ना रहे H प्लस जरूर रहेगा, तो मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन। वैसे ही बेसिस में, सारे बेसिस में OH नेगेटिव आयन जरूर रहेगा। तो सारे एसिड में H प्लस आयन कॉमन होता है और सारे बेसिस में OH नेगेटिव आयन कॉमन होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो एसिड और बेसिस होते हैं इनके वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन, जो भी एसिड और बेस के सॉल्यूशन है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जैसे इसके पहले वाले टॉपिक में हमने क्या देखा कि एसिड और बेस अपने वाटर सॉल्यूशन में डिसएसोसिएट हो जाते हैं, मतलब वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं। तो ये इसी का हम यूज करेंगे कि वो कितने, वो जो सॉल्यूशन है एसिड का या फिर बेस का वो कितना स्ट्रांग है, इसको कैसे पता करेंगे। तो जो एसिड जितने ज्यादा अमाउंट में ब्रेक होगा, मतलब अगर वो 100% डिजोल्व हो जा रहा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, और अगर वो कम डिजोल्व हो रहा है तो वो वीक होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो HCl, H2SO4 और HNO3, ये सारे एसिड लगभग 100% डिसएसोसिएट हो जाते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा। इसमें एक भी H+ आयन Cl के साथ नहीं जुड़ा रह जाता, पूरा H अलग टहले घूमेगा और Cl नेगेटिव अलग टहले घूमेगा। तो ये हमारे पास 100% डिसॉल्व हो गया। तो जो जितना ज्यादा डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी रखेगा उसको उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा। अब हमारे पास और आ जाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड और H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ये सब नहीं घुलते हैं 100%। तो 100% नहीं घुलते हैं इसलिए इनको वीक एसिड बोलते हैं। यही कॉन्सेप्ट बेस के लिए भी अप्लाई होता है। अगर वो 100% डिसॉल्व हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर 100% नहीं होता है, जितना मतलब 100% हुआ तो स्ट्रॉन्ग हुआ, उससे कम होगा तो उससे वीक रहेगा, और सबसे कम होगा तो सबसे वीक रहेगा। तो हमको बस यही इतना देखना है, जितना ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कम डिसॉल्व हो रहा है उतना वीक होगा। हमारे पास कुछ बेसेस हैं जैसे NaOH और क्या है KOH है। तो ये जब डिसॉल्व होगा तो लगभग 100% अपने अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा, मतलब सोडियम अलग, हाइड्रोक्साइड आयन अलग, और यहाँ पे पोटेशियम आयन अलग और हाइड्रोक्साइड आयन अलग। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए। अब वीक की जब बात करेंगे तो वीक हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, एक माइल्ड बेस, वीक को माइल्ड भी बोलते हैं। और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ये जो होता है हमारा स्लैक्ड लाइम होता है, जो चूना जो कि लगाया जाता है, मतलब पान में लगाया जाता है। तो अब हम जैसे कितने स्ट्रांग होते हैं जो उनके सॉल्यूशन होते हैं, वो अगर हम उनके ग्राफ से देखें तो जैसे आपको फर्स्ट वाला ग्राफ दिख रहा है, उसमें शुरुआत में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया, तो जितना ज्यादा H+ उतना ये एसिडिक रेंज है इधर। फिर 7 के बाद जो दिया गया वहां पे हम देख रहे हैं H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घटने लगा है और OH नेगेटिव का बढ़ने लगा है, तो वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। और एसिडिक, जितना पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक, और पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक। तो और 7 पे तो न्यूट्रल होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इस पीएच की जो हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पीएच क्या बताता है, किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है, उसके नेचर के बारे में बता रहा है, कितना ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इस पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो जरा देखते हैं। तो जैसे उसमें आपको 3-4 टॉपिक मिल जाएंगे, 3-4 सब टॉपिक्स करके हैं, टॉपिक तो एक ही है। तो उसमें फर्स्ट जो आपको मिलता है वो है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। जो प्लांट्स हैं और जो भी एनिमल्स हैं, तो क्या वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। हमारी जो बॉडी है वो एक नैरो पीएच रेंज में वर्क करती है, जैसे 7 से लेकर के 7.8 तक, इसके बीच में अगर आप अपने पीएच को बनाए रख जाते हैं बॉडी को, तो काफी ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मतलब आप हेल्दी रहेंगे। अगर इससे ऊपर गए तब दिक्कत हो जाएगी, इससे नीचे गए तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 7 से कम नहीं होना चाहिए, 7.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ये काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है। तो जब आप एसिड कंज्यूम करेंगे तो वो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपकी एक इस रेंज को बनाए रखना, वो बनाए नहीं रखेगा वो। तो इसलिए मतलब जहां तक हो सके
कोल्ड ड्रिंक्स या इन सब से तो दूर रहिए, क्योंकि इससे एक तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ये सबसे बड़ा फायदा होगा। इसलिए शायद कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक के बदले उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, तो गन्ने का जूस उसका एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है, पूर्णतः शुद्ध होता है, देसी होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं एक्सपेक्ट कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पीएच ऑफ सॉयल इन योर बैकयार्ड। जो हमारे बगीचे की मिट्टी है, क्या उसकी पीएच का असर पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है। पौधे भी पीएच सेंसिटिव होते हैं, तो अगर पौधे पीएच सेंसिटिव होते हैं तो वो, अब चाहे वो खेत हो या फिर बगीचे हों, उनमें जो सॉयल है उसका पीएच जो है वो मायने रखता है। क्रॉप के लिए पीएच अगर एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर रहेगा तो वो क्रॉप्स के लिए काफी नुकसान कर सकता है, या वो जो क्रॉप्स होंगे वो हेल्दी नहीं होंगे। हेल्दी नहीं होंगे तो जो प्रोडक्शन होगा वो बेहतरीन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पीएच, तो जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो स्टमक में जाने के बाद वो, यहाँ पे हमको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में मदद करता है। फिर उसके बाद जब वो आगे प्रोसेस में जाता है तो बाइल जूस को वो रिलीज करता है, जिससे वो उसको बेसिक बना देता है खाने को। तो ये अपना मतलब डाइजेशन का काफी प्रोसेस रहा। तो पीएच मदद करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। फिर उसके बाद है सेल्फ डिफेंस बाय सम ऑर्गेनिज्म। तो जैसे मधुमक्खी हो गई, या कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, जैसे एक प्लांट होता है नेटल। तो नेटल क्या होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों के किनारे किनारे पे छोटे छोटे बाल होते हैं, और अगर वो बाल गलती से भी आपके हाथ में टच कर जाए तो वो उसमें एसिड रिलीज कर देते हैं, और एसिड जो रिलीज करते हैं वो मेथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं। तो अब जैसे फिगर में जो दिख रहा है नेटल का पौधा है, तो ये जब बाल रिलीज कर दे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसी के साइड में आसपास में, ये कहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है। तो ये तो नेटल का हो गया अपना कि उनकी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है। अब जाहिर सी बात है, बकरी पहुंच गई, नोच के खा जाएगी उसको, तो ताकि बकरी को एक बार खाने के बाद पता चले कि नहीं, इसको तो नहीं छूना है। तो उसी के बगल में अब एसिड जब रिलीज हो जाएगा तो उसी के बगल में डार्क एक पौधा होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। अब एसिड, अब हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एसिड और बेस मिलकर के उसको न्यूट्रल कर देते। तो जब अगर वो उसने रिलीज कर दिया है मेथेनोइक एसिड, तो डार्क का पत्ता अगर आप रगड़ लेंगे या उसका रस लगा लेंगे तो वो न्यूट्रल कर देगा ज्यादातर कुछ हद तक। तो वो जो पेन होने वाला था वो कम होगा। और अगर मधुमक्खी ने डंक मार दिया है तो उसने भी एसिड रिलीज कर दिया है, तो गांव में चूना लगाते हैं वहां पे। तो क्योंकि चूना जो स्लैक्ड लाइम होता है वो एक बेस होता है, और वो जो मधुमक्खी रहती है वो एसिड रिलीज की रहती है, तो एसिड और बेस मिल करके वहां पे न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये एक हमारी डेली लाइफ में इनका यूजेस रहे, क्या क्या किस तरह से हम देखते हैं कि पीएच जो है वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, किस तरह से हमारी लाइफ पे वो इम्पैक्ट डालता है। हाँ, एक और है जो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे टूथ डिके, जो ये तो ज्यादा है, सुबह उठने के बाद ही इस चीज से गुजरना पड़ता है। तो जो टूथ डिके होता है वो क्यों होता है, जो दांतों में सड़न होने लगती है वो क्यों होती है? तो जब भी हम खाना खाते हैं तो जो बचे खुचे वहां पे खाने रह जाते हैं, अब जैसे अगर माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम होता है, तो बैक्टीरिया जो एसिड रिलीज करते हैं, तो दांतों के ऊपर एक पतली लेयर होती है बिल्कुल शाइनी, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट का एक सब्सटेंस होता है, वो क्रिस्टलाइन एक फॉर्म होता है। तो ये बिल्कुल हार्डेस्ट, एक तरह से हार्डेस्ट पार्ट हम कह सकते हैं। तो जब एसिड उस पर रिलीज कर देते हैं तो वो एसिड से रिएक्ट करके धीरे धीरे कोरोड होने, उसका कोरोजन हो जाता है। कोरोजन हो जाता है तो जो अपर लेयर है जो दांत की सेफ्टी करता है वो खत्म हो जाता है, तो दांतों में धीरे धीरे सड़न पैदा होने लगती है। अब यहाँ पे इससे बचने का क्या तरीका है? जब एसिड ज्यादातर रिलीज हो चुका है तो ये जो धीरे धीरे कोरोड होने लगता है, इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? तो टूथपेस्ट। हम अभी शुरुआत में बिल्कुल क्या पढ़ के आए थे,
जो बेसेस होते हैं, काफी अच्छी चीज मिलेगी यहाँ पे आपको, जो बेसेस होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं स्वाद में। तो नीम की पत्ती या नीम की जो दातून होती है वो कड़वी होती है। तो वो जो एसिडिक पूरा हुआ रहता है रात भर में, वो जब हम बेस से दातून कर लेते तो वो न्यूट्रल कर देता है। तो दातून इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। तो वो अपना खुद का चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे जैसे गांव में तो ज्यादातर यूज किया जाता है ना, दातून ही लोग यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट तो शहरों की देन है, अपना लोग करते हैं, ठीक है। तो उतने गन्ने नहीं छील सकते हैं दांत से, तो ये एक उनका होता है कि किस तरह से अपना मैनेज करना है, ठीक है। वो तो अपनी अलग बातें हैं सकते हैं। तो आप दातून अगर कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी आपकी मर्जी है, उसमें आप फ्री हैं, कोई दबाव नहीं। अच्छा, ये तो हमारे सारे टॉपिक रहे, ठीक है, किस तरह से पीएच का इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ में पड़ता है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो हमारे पास कॉमन सॉल्ट जो होता है उनसे कौन कौन से हमको केमिकल्स मिलते हैं और उनका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।